श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 295 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी फैमिली थी, लेकिन बात जब आशी की आए, आशी के सामने उसे कोई भी नजर नहीं आता था। निक जानता था अगर उसे सोफिया के किसी भी गलत इरादे के बारे में पता चला तो वह एक पल नहीं गंवाएगा उसे खत्म करने में, और फिर भी उस पागल लड़की को लगता था कि क्रिश उसे प्यार नहीं करता। वही गौरी जो अब तक कॉरिडोर में खड़ी कुछ सोच रही थी, निक की बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि यह बात तो कहीं ना कहीं गौरी भी जानती थी कि निक आशी से बहुत चिढ़ता था, लेकिन वह आज आशी का सपोर्ट कर रहा था। जो बात गौरी को अच्छी लगी थी, ना जाने क्या सोचकर गौरी भी निक से बात करने के लिए उसकी कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में जहां क्रिश, राहुल और समर किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में क्रिश की बातों को सुनकर राहुल हैरान था, लेकिन फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। अब क्रिश बिना समर की तरफ देखे एक बड़े से विंडो के सामने खड़े होकर बाहर का नजारा देखते हुए कहा, समर, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने और फायरफ्लाई ने पहले क्या सोचा, और तुम लोग क्या सोचकर अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे? वह विवान खन्ना क्या तुम्हें कोई बच्चा लगता है, या सड़क पर चल रहा है कोई छोटा मोटा गैंगस्टर जिसके साथ तुम लोग इस तरह का ड्रामा खेल रहे थे? फायरफ्लाई 2 बार बुरी तरह घायल हुई थी, इसके बावजूद तुम लोगों ने अपनी बेवकूफियां को जारी रखा। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों की जरा सी लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती थी, स्पेशली मेरी फायरफ्लाई की। और एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ड्रैगन किंग को अपनी प्रॉपर्टी पर किसी की भी नजर बर्दाश्त नहीं होती, और यहाँ तो उसकी वाइफ खतरे में थी। तो बताओ क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी इन शब्दों को कहते हुए? क्रिश की आवाज बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी, उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था, जिसे समझने के बाद समर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी नजरों में क्या सही है और क्या गलत, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने हर पल आशी को एक अलग ही दर्द और तकलीफ में तड़पते हुए देखा है, अपनी फैमिली को याद करके रोते हुए देखा है, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत थी कि जिसने उसे खून के आंसू रुलाए हैं वह भी दर्द और तकलीफ में तड़पे, मौत की भीख मांगे, और मैंने अपनी इस दोस्ती को निभाया है। आशी कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी तकलीफों में तुम्हें लेकर आए, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुमने उसे जिस तरह पैम्पर किया था, वह उसे खोना नहीं चाहती थी। उसे डर था अगर तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारी नजरों में वह नहीं रह जाएगी जो आज है। वह तुम्हारे सामने बच्चा बनकर ही रहना चाहती थी। उसने तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटी, लेकिन मेरे साथ उसने अपना दर्द बांटा, और मैं इसी में खुश था। अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। इतना कहकर समर बिल्कुल खामोश हो गया, और उसकी बातों को सुनने के बाद क्रिश उसे कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देते हुए बोला, गेट आउट, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। क्रिश की बात को सुनकर समर वहां से जाने लगा कि तभी क्रिश की कर्कश आवाज एक बार फिर समर के कानों में गई, जिसे सुनकर समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। समर, याद रखना, वह मेरी वाइफ है और वह सिर्फ मेरी है। अपने दिल में उसके लिए दोस्ती के अलावा कुछ और रखने की कोशिश मत करना, जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे अपनी लिमिट याद है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, कहकर समर तेज कदमों के साथ उसे कमरे से चला गया। और समर के जाने के बाद क्रिश देखते ही देखते गुस्से के मारे एक पंच खींचकर सामने कांच की दीवार को मारता है। फायरफ्लाई, नोट अगेन, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी वह हालत करूंगा कि तुम। कहते हुए क्रिश ने दर्द में अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। इस वक्त उसके हाथों से बेतहाशा खून बह रहा था, जो की फ्लो पर टपकते हुए लहूलुहान हो चुका था। लेकिन क्रिश की नीली आंखों में एक अलग ही गुस्सा और तड़प नजर आ रहा था कि तभी क्रिश के मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन मिलते ही क्रिश तेज कदमों के साथ यूं ही एक बार फिर अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। वह कॉरिडोर से होते हुए के रास्ते जैसे ही नीचे हॉल की तरफ आया कि तभी सोफे पर बैठी हुई एना की नजर क्रिश के हाथों से बह रहे खून पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से
बड़ी हो गई एना क्रिश के लिए परेशान होते हुए जल्दी से अपनी जगह से। अरे क्रिश बेटा, ये तुम्हारे हाथों से ये खून। लेकिन इससे पहले कि एना क्रिश के पास पहुंच पाती, क्रिश अपनी मॉम की चिंता को पूरी तरह इग्नोर करते हुए तेज कदमों के साथ बाहर जाते हुए बोला, नथिंग बी सीरियस मॉम, गो एंड स्लीप। क्रिश की बातों को सुनकर एना उसे जाता हुआ देखते रह गई और अब एना को सचमुच सोफिया की कही हुई बातें सच लग रही थी। आशी उसके बेटे की लाइफ कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर रही थी। एना के हाथों की मुठियां कस चुकी थी और वह गुस्से से दांत पीसने लगी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश थोड़ी ही देर में अपनी डार्क प्लेस पर पहुंच चुका था, जहां का पहले से ही कुछ डिटेल लिए उसका इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके माथे से पसीना बह रहा था। न जाने क्रिश उसके काम से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं, या अगली बंदूक की गोली पर उसका ही नाम लिखा है। आज तक राका को अपनी जिंदगी का डर नहीं था, लेकिन न जाने क्यों कुछ दिनों से उसे सचमुच अपनी जिंदगी से कुछ हद तक मोहब्बत होने लगी थी। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह याना और उसका होने वाला बच्चा था, जिनके लिए अब वह जीना चाहता था। अब क्रिश एक बार फिर अपने किंग से सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप में अपनी सारी डिटेल्स को देख रहा था। उसके पास कई सारी फोटो और कुछ खास डिटेल थी जिन्हें वह अच्छे से निहार रहा था। रखा हर एक फोटो और डाटा की डिटेल उसे अच्छे से बता रहा था और कुछ ही देर बाद क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और तेज आवाज में, युवा न खरना। वहीं दूसरी तरफ आशी, जो कि अपने कमरे में बिस्तर पर करवट बदल रही थी, उसे सचमुच क्रिश और अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। क्रिश के साथ बिताए हुए लम्हे और प्यारी बातें, वह जब जब उसका ख्याल रखता था। क्रिश की बाहों में सुकून से सोना, हर वह लम्हा जब जब वह क्रिश के साथ बच्चों जैसी हरकतें करती थी। और सच तो ये था कि वह उन लम्हों को सचमुच बच्चा बनकर जीती थी। इन बातों को याद करते हुए उसकी आंखें गीली होने लगी। इस वक्त सुबह की 4:30 बज रहे थे कि तभी अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज को सुनते ही आशी झट से उठकर अपनी जगह पर बैठ गई और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि उसके सामने युवान खन्ना अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए खड़ा था। आशी को जगा हुआ देखकर वह यूं ही मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्यूटी पाई, राइट? इसका मतलब है कि मेरे साथ मेरा होने के लिए तुम भी उतनी ही बेताब हो जितना कि मैं हूँ। चलो अच्छी बात है, यानी तुम समझ चुकी हो कि अब तुम्हें मेरा ही होना है। वैसे एक बात बताओ क्यूटी पाई, शादी तो हम दोनों की होने ही वाली है, तो क्यों ना इस रात को हम लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर ले, अपनी फर्स्ट नाइट मनाकर। ओह सॉरी, अब तो मॉर्निंग होने वाली है। हाँ, तो अपनी फर्स्ट मॉर्निंग मनाकर, कहते हुए युवान खन्ना आशी की बगल में आकर बेड पर बैठ जाता है और आशी को अपनी नीली नजरों से ऊपर से नीचे तक लस्ट के साथ स्कैन करते हुए अपने चेहरे की तिरछी मुस्कान को और गहरा कर वह आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामने ही वाला था कि तभी आशी गुस्से से अपना चेहरा पीछे करते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी और तुमसे कभी नहीं, तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो गए ना। फिर भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए आशी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। और उसकी बातों को सुनकर युवान खन्ना को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उसके चेहरे की क्यूटनेस को देखकर वह अपना दिल एक बार फिर हारने लगा। वह एक झटके में आशिकी के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए दीवानगी से बोला, यही बस यही तुम्हारी मासूमियत है जो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने से रोकती है। यही मासूमियत है जिसने मेरे दिल में न जाने कैसे उथल पुथल मचा रखी है। तुम्हें मालूम है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मोहब्बत नहीं करता तुमसे, क्योंकि मोहब्बत कैसा जज्बात है मैं खुद नहीं जानता। मुझे लगता है मेरे सीने में दिल नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब तुम्हें देखता हूँ ये तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पता नहीं यहाँ कुछ होने लगता है। अपने दिल की तरफ इशारा करके पता नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ कुछ धक धक सी होती है। तुम्हें बहुत टॉर्चर करना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे उस ड्रैगन किंग की वजह से मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। इसीलिए मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। तुम दोनों की आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ, तकलीफ से तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसका तो पता नहीं, लेकिन जब जब तुम्हें मैं ये तकलीफ देने जाता हूँ, पता नहीं वह क्या चीज़ है जो मुझे रोक
लेती है। अभी भी दिल कर रहा है कि तुम्हारा ये चेहरा पकड़कर इस पर 4 झापड़ लगाऊं और तुम्हारी वह हालत करूं कि तुम खुद को पहचान ना पाओ। दर्द और तकलीफ से तुम्हारी जान चली जाए। तुम्हें मालूम है तुम्हारे चेहरे को हाथों में थाम रखा है मैंने, और चाहूं तो ऐसा कर भी सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा है। तुम्हें यहाँ तकलीफ देने लाया था, तुम्हारे जिस्म को नोचने लाया था, उस जिस्म को जिसे पिछली बार हासिल नहीं कर पाया। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे अंदर वह कौन सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है। नहीं पता क्यों। चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने बिस्तर पर अपने नीचे मौन करने के लिए मजबूर कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब शादी की बात करूं। अब तुम ही बताओ क्या हो गया है मुझे, क्यों तुम्हारे सपने देखकर मैं रातों को अपने फ्लो पर कई सारे टिश्यू बिखरने के लिए मजबूर हो जाता हूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अलावा मैं और लड़कियों के करीब नहीं जाता हूं, पर उन्हें वह मजा नहीं है जो तुम्हारे अंदर है, वह कशिश, वह सुकून मुझे कहीं और मिलता ही नहीं जो तुम्हारे चेहरे में मिलता है। युवान आशी के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए उसे अपनी जुनून भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे ये गुलाबी होंठ, इन्हें पी जाने का दिल करता है, तुम्हारे अंदर बुरी तरह उतर जाने का दिल करता है, उस ड्रैगन किंग से चुराकर अपना बनाने का दिल करता है। रातों को सो नहीं पाता जब जब तुम्हें याद करता हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या हो गया है, क्योंकि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। क्यूटी पाई, मुझे एक बार अपने करीब आने दो ना, सच कहता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। इतना कहते हुए युवान आशी के होठों की तरफ बढ़ने लगा, और उसकी बातों को सुनकर आशी हैरान थी। आशी को जब यह महसूस हुआ कि युवान उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन न जाने उसके दिमाग में क्या प्लान था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और युवान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, युवान दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझे अब तक याद है तुमने भी मुझे पिछली बार कितना दर्द दिया था। आशी अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालते हुए बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे पैरों में कांच चुभ गए थे, मैं कितने दिनों तक चल भी नहीं पाई, मेरे हाथों में भी बहुत चोट लगी थी, लेकिन तुमने मेरे दर्द को इग्नोर किया और मुझे तकलीफ दी। मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, समझे? तुम भी बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। उन्होंने भी मेरे पापा मम्मी को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुमसे शादी करूंगी ताकि तुम आगे भी मुझे तकलीफ दो? नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। और अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर भी लूं, लेकिन बताओ तो मुझे कैसे रखोगे? मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पापा ने मुझे मारने के लिए अपने लोगों को कहा है। अगर उनमें से कोई आकर मुझ पर हमला करे और मेरी जान लेने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे ना, तुम तो मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी अपने पापा से डरते हो। मैंने सुना है वह बहुत बड़े माफिया है ना, इसीलिए है तुम अपने पापा के पास मुझे छोड़ दोगे करने के लिए मेरे मम्मी पापा और भाई की तरह है। कहते हुए आशी बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, और इसे इस तरह रोते हुए देखकर ना जाने क्यों युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक झटके में आशी को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी क्यूटी पाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक युवान खन्ना जिंदा है वह अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान की रक्षा करेगा, चाहे मेरे अगेन मेरे पापा ही क्यों न खड़े हो। तुम एक बार मेरी हो जाओ, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी, चाहे वह मेरे डैड ही क्यों ना हो, क्योंकि युवान खन्ना की वाइफ के ऊपर नजर डालने की हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, आई प्रॉमिस। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी बनोगी? कहते हुए युवान अपनी आंखों में कुछ पागलपन और जुनून लिए उसकी आंखों में देखने लगा, और आशी अपनी गली आंखों से बड़ी ही मासूमियत के साथ उसे देखने लगी। इसके साथ ही आशी के दिल में युवान और विवान खन्ना के लिए जो नफरत थी वह एक बार फिर बदले की ज्वाला बनकर दहकने लगी थी। लेकिन आशी मासूमियत का नकाब पहने अब तक उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।